Students, welcome to Malika's literature classes. So today I'm going to teach you your first poem of your Beehive book, which is The Road Not Taken, written by Robert Frost. बहुत ही अच्छी पोएम है बेटा, बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। और सबसे अच्छी चीज़ ये है कि इस जो ये राइटर है जिन्होंने आपकी जो पोएम लिखी है, आप इनको इस 9th में भी पढ़ोगे, आप इनको 10th क्लास में भी पढ़ने वाले हो और आप इनको 12th क्लास में पढ़ने वाले हो। बहुत ही प्रोमिनेंट राइटर रहे हैं अपने टाइम के, अमेरिकन पोइट है बेटा। एंड एक प्राइज़ होता है, जैसे हमारे यहाँ होता है ना भारत रत्न और पद्म विभूषण, अलग तरह के प्राइज़ होते हैं ना जो अच्छे अच्छे अचीवमेंट्स पे मिलते हैं, आप लोगों ने सुना होगा। वैसे ही अगर वर्ल्ड लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो ऐसे बहुत सारे प्राइजेज़ होते हैं, और जिसमें वन ऑफ द प्रोमिनेंट प्राइज़ की अगर हम बात करें तो जिसका नाम है पुलित्ज़र प्राइज़। रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक ऐसे राइटर हैं जिनको ये पुलित्ज़र प्राइज़, जो कि आर्ट एंड लिटरेचर में मिलता है, 4 टाइम्स मिल चुका है। सिर्फ यही राइटर हैं जिनको 4 टाइम्स मिला है आज तक के डेट में। जब से पुलित्ज़र प्राइज़ को लाया गया है, इंट्रोड्यूस कराया गया है, इतने सालों से इन्हीं को 4 मरतबा वो प्राइज़ मिला है। सो आप समझ सकते हो कि कितने ब्यूटीफुली वो पोएम्स लिखा करते होंगे एंड स्टोरीज़ लिखा करते। स्पेशली रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपने पोइट्रीज़ के लिए बहुत फेमस हैं। और सबसे अच्छी चीज़ बेटा इनकी पोइट्री में मुझे ये लगती है कि बहुत ही ईजी डिक्शन यूज़ करते हैं। डिक्शन मतलब क्या होता है? लैंग्वेज। नॉर्मली हम आमतौर अपनी कॉन्वर्सेशन में लैंग्वेज का यूज़ करते हैं भाषा के लिए, लेकिन अगर हम लिटरेरी वे में यूज़ करना चाहें तो लैंग्वेज के बदले हम डिक्शन बोल सकते हैं। आप लोग जल्दी जल्दी अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, डिक्शन, दैट मीन्स की लैंग्वेज। सो इनकी जो भाषा होती है वो बड़ी ही आसान होती है, कोई भी इंसान आराम से पढ़ लेगा और आराम से समझ लेगा। बहुत ही टफ लैंग्वेज का यूज़ नहीं करते हैं अपनी पोइट्री में। और जितने भी उनके पोइट्रीज़ हैं उसमें एक पर्टिकुलर थीम होता है एंड ऑर्डिनरी पीपल के बारे में होता है, उनके सर्कमस्टांसेस के बारे में, उनके सिचुएशन के बारे में। बिल्कुल आप रिलेट कर पाओगे। नॉर्मली जो डे टू डे वाली जो कंडीशन होती है हमारी, हम जैसा फील करते हैं, जो प्रॉब्लम से गुजरते हैं, वही प्रॉब्लम्स वो अपनी पोइट्री में बहुत ही खूबसूरती से बयान करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट योर पोएम। Two roads diverged in a yellow wood. Okay. Let me give you a brief of this poem. जिंदगी में बेटा हमेशा 2 रास्ते मिलते हैं ना। आप लोग बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ 9th क्लास, मैं आपसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करूँगी कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होंगे, नहीं। अच्छा, मान लो कि किसी दिन आपके फादर या आपकी मदर ने 2 चॉकलेट लेकर आए, एक 5 स्टार और एक डेयरी मिल्क, और दोनों ही आपको इक्वली पसंद है, बट दोनों में से आपको एक ही चूज़ करना है। कितना डिफ़िकल्ट होता है ना। या मान लो कि आपका 2 फेवरेट सीरियल आ रहा है, वो भी दोनों एक साथ टेलीकास्ट हो रहा है, एक स्टार प्लस पे और एक जी टीवी पे, या 2 आपके कार्टून आ रहे हैं। या आप मान लो कि 8th तक आपने कहीं पर पढ़ा है एंड 9th में आपको एक स्कूल सेलेक्ट करना है। आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं एंड दोनों ही आपके सिटी के बेस्ट स्कूल्स हैं। कितना डिफ़िकल्ट होता है ना एक चूज़ कर पाना। बहुत आप सोचते हो, कितने दिन तक इंतज़ार करते हो, 10 लोगों से बातें करते हो कि कौन सा चूज़ करें एंड देन डिसाइड करते हो। फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक अफसोस हो जाता है कि एक तो चुन लेते हो, जैसे कि आपने 5 स्टार और डेयरी मिल्क में आपने 5 स्टार को चूज़ कर लिया। वैसे तो मेरा फेवरेट डेयरी मिल्क है, तो 5 स्टार को आपने चूज़ कर लिया और आप खा रहे हो, लेकिन आपको मन में ही रहेगा कि काश यार डेयरी मिल्क भी टेस्ट करने को मिल जाता। सो ज़िंदगी में आज आप चॉकलेट के लिए आपके पास 2 रास्ते हैं, आपके पास 2 चॉकलेट्स हैं। ऐसे जैसे जैसे आप बड़े होते हो ना, लाइफ में बड़े बड़े रास्ते आते हैं, और 2 रास्तों में से आपको सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता चूज़ करना होता है। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। जब आप 12th के बाद जाओगे, अगर आप 10th पास आउट करोगे सो बायो लूँ कि मैथ्स लूँ। जब आप 12th में के बाद 12th पास आउट करोगे, फिर कितना मुश्किल होगा करियर डिसाइड करना कि क्या करूं, किस फील्ड में जाऊं। सो ज़िंदगी में हर कदम पे कोई ना कोई 2 रास्ते आपको ज़रूर मिलते हैं, जिसमें एक रास्ता चूज़ करना पड़ता है। यहाँ पे राइटर भी, अगर हम सरफेस मीनिंग की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया है,
आपके स्टोरी पढ़ाते वक्त कि लिटरेचर में दो तरह की मीनिंग होती है। पहला सरफेस, जैसे कि ऊपर ऊपर बस एक्सप्लेन कर देना, इंग्लिश की हिंदी मीनिंग बता देना। और एक होती है डीप मीनिंग, जो हिडन होती है, जो आपको समझनी होती है। आप सोचते हो यार इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि राइटर ने ये पोएम लिखी है। सो चलो चलते स्टार्ट करते हैं। दो रोड्स हैं, डाइवर्स मतलब कि बेटा अगर एक रोड है एंड जस्ट वहाँ से ब्रेक हुआ है एंड दो रोड्स निकल कर आए हैं। एक रोड है एंड सामने की तरफ फिर वो ब्रेक होके सेपरेट होके दो रोड्स में कन्वर्ट हो गया है। सो आप उस जगह पे खड़े हो एंड सामने आपकी दो रोड्स हैं, ठीक है। इन अ येलो वुड, येलो वुड अगर हम सरफेस मीनिंग की बात करें तो भाई जंगल, जहाँ पे पतझड़ का महीना हो, क्योंकि पतझड़ में अक्सर जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं वो पीले हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डीप मीनिंग की बात करें सो ऑटम जो सीजन होता है बेटा वो मैच्योरिटी को सिंबलाइज करता है। सो यहाँ पे राइटर ये कहना चाहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं पहला इंसान हूँ जिसके पास ये दोनों रोड आए हैं और इसमें से दोनों में से एक सेलेक्ट करना है। ऐसे बहुत सारे लोग गुजर चुके हैं उस रास्ते से और वो आगे बढ़ चुके हैं और मुझे भी ये चीज़ फेस करनी है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, क्योंकि हम ह्यूमन हैं, हम सुपरमैन तो है नहीं कि दोनों रास्ते पे चल सकते हैं। सो अब सॉरी फील कर रहे हैं राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट, सॉरी फील कर रहे हैं कि भाई मैं एक ही रास्ते पे जा सकता हूँ। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फॉर एज आई कुड टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ। अब यहाँ पर क्या है, एक ही ट्रैवलर बन सकता हूँ, एक ही रोड का, एक ही रोड पे चल सकता हूँ। सो वो क्या कर रहे हैं, बहुत देर तक उसी रोड पे खड़े होके उन दोनों रास्तों को देख रहे हैं और जितनी दूर तक देख सकते हैं उतनी दूर तक देख रहे हैं। जैसे ज़िंदगी में क्या होता है कि आप सब कुछ डिसाइडेड होता है ना कि हम 12th पास करेंगे, फिर बीटेक करेंगे या मेडिकल फील्ड में जाएंगे, फिर डॉक्टर बनेंगे या इंजीनियर बनेंगे। ये क्या होता है, आपकी प्री सेटलमेंट वाली चीज़, आप प्री प्लानिंग करके बैठे रहते हो। बट डू यू रियली थिंक कि इतना आसान होता है ज़िंदगी? क्या पता कि आगे चल के कुछ चेंजेस आ जाए, आपको तो पता नहीं है ना। लेकिन जितनी दूर तक आप प्लानिंग कर पाते हो उतनी दूर तक प्लानिंग करते हो, लेकिन श्योरिटी नहीं होती है उस चीज़ की मिलने की। यहाँ पे जो राइटर है वो दोनों रोड को जितनी दूर तक हो सके उतनी दूर तक दिख रहा है कि भाई दोनों में से आसान रास्ता कौन है या बेहतर रास्ता कौन है, कहीं गड्ढे वड्ढे तो नहीं है ना। लेकिन दोनों ही रोड एक टाइम के बाद बिल्कुल ही जंगल की तरफ अंदर चली जा रही है एंड राइटर देख नहीं पा रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, जिंदगी में हम इंसान उतनी ही चीज़ें हमारे हाथों में होती हैं जितना भगवान ने दिया होता है। बाकी सब भगवान के हाथों में होता है। अगर आप कोई चीज़ देख पा रहे हो तो उतने ही दूर तक देख पाओगे जितने आपके अंदर कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है। अदरवाइज आप तीसरी आंख थोड़े ना है शंकर जी की तरह, ये आप दुनिया को देख लोगे। सो वैसे ही वो बहुत देर तक खड़े होते हैं, रोड की तरफ देखते हैं और उतनी दूर तक ही देख पाते हैं जब तक कि रोड जो होता है वो जंगल की तरफ मुड़ता नहीं है। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर। अब वो क्या कर रहे हैं, दूसरे रास्ते को देख रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये बेटर क्लेम हो सकता है, ये बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर। क्यों? क्योंकि ऐसा लग रहा है ना कि बिल्कुल अभी भी उस पर घास वास है, ज़्यादा लोग चले नहीं हैं। वॉन्टेड वेयर मतलब कि अभी तक चले नहीं हैं, अभी तक वो रास्ता ज़्यादा यूज़ नहीं हुआ है और इसकी वजह से जो जो लीव्स हैं वो ब्लैक नहीं हुए हैं। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। लेकिन जैसे ही वो दूसरे रोड की तरफ नज़र डालते हैं, पहले रोड की तरफ डालते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बड़ा सिमिलर सा लगता है कि हाँ यार दूसरा वाला रास्ता भी, जैसे कि दूसरा वाला रास्ता तो देख लिया, पहला वाला रास्ता भी तो ऐसे ही लग रहा है। हम क्या करते हैं जब हम कोई रास्ता चूज़ करते हैं, मान लो कि आपकी सिस्टर, जैसे कि मैंने कोई एग्जांपल दिया ना आपको 5 स्टार डेयरी मिल्क का, सो आपने 5 स्टार ले लिया और आपकी सिस्टर ने डेयरी मिल्क ले लिया। अब आप अपनी सिस्टर को क्या बताओगे, हाँ कितना अच्छा डेयरी मिल्क है, तुम तो बड़ा पछताओगी, अच्छा हो तुम्हें नहीं मिला।
और आपकी लेकिन मन आपको क्या मन कर रहा है, डेयरी मिल्क खाने का मन तो कर ही रहा है। वैसे ही आपकी सिस्टर भी डेयरी मिल्क की तारीफ करेगी, लेकिन मन ही मन उसको 5 स्टार खाने का भी मन करेगा। सो जब हम कोई ऑप्शन चूज़ करते हैं ना, सो कोशिश करते हैं ना कि खुद को जस्टिफाई करने की, खुद की ऑप्शंस को जस्टिफाई करने की, नहीं नहीं अच्छा है, नहीं नहीं अच्छा है। अंदर अंदर आपको पता है कि मे बी दूसरा ऑप्शन भी अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर आपने वो पहला रास्ता चूज़ कर लिया है, सो आप उसकी बड़ाई करना शुरू कर देते हो। जैसे कि हम स्कूल के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो कि 2 स्कूल्स हैं एंड दोनों स्कूल्स में से आपने एक स्कूल चूज़ कर लिया, सो आप उसी की बड़ाई करोगे ना जिस साइड से आप हो। भले आपको पता है कि जब आपने चूज़ नहीं किया था तो दोनों स्कूल आपको इक्वल लग रहे थे। सो यहाँ पर जब भी राइटर दूसरे रोड की तरफ देखता है, ऐसा लगता है बेटर क्लेम है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे एहसास होता है कि पहला वाला रास्ता भी इतना बुरा नहीं है। And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. And उस सुबह, जिस सुबह में वो रोड पे खड़े थे, वो दोनों ही रास्ते बिल्कुल ही फ्रेश नज़र आ रहे थे। रास्तों में जो पत्तियाँ गिरी हुई थी उस पर चला नहीं गया था, जिसकी वजह से होता है ना कि जब आप बहुत चलते हो पत्तियों पे जो गिर चुके होते हैं पतझड़ की वजह से, सो जितना आप चलोगे वो लीव्स क्या होंगी और ब्लैक होंगी। सो अभी तक वो ब्लैक नहीं हुई थी क्योंकि उन पे ज़्यादा चला नहीं गया था। Oh, I kept the first for another day. अब फाइनली राइटर ने डिसाइड किया कि जो पहला वाला रास्ता है वो मैं किसी और दिन के लिए रखता हूँ, दूसरा वाला रास्ता चूज करता हूँ। Yet knowing how way leads on to way and I doubted if I should ever come back. क्या पॉसिबल है कि एक रास्ते को सेलेक्ट करने के बाद दूसरे रास्ते पे फिर वापस आ पाना? क्योंकि जिस रास्ते पे आप निकल गए हो, आगे चल के फिर वहाँ पे 2 रास्ते मिलेंगे, फिर एक रास्ता चूज़ करना पड़ेगा, फिर आगे चल के 2 रास्ते मिलेंगे। सो क्या इज़ इट पॉसिबल फॉर एनी वन कि अगर जैसे होता है कि 2 नाव पे सवारी कोई नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप करते हो तो दोनों ही नाव डूबेगी। जैसे कि आपने कोई निर्णय ले लिया, मान लो कि आपने शादी कर ली, सो ऐसा है कि यार शादी करके देख लेता हूँ, 2 लड़कियों का रिश्ता है, शादी करके देख लेता हूँ, नहीं बेटर ऑप्शन होगा तो दूसरी शादी कर लूँगा। इज़ इट पॉसिबल? नहीं ना, आप अपने वाइफ को छोड़ नहीं सकते ना। वैसे तो आप 9th क्लास में हो, बट इमेजिन करो कि इन फ्यूचर ऐसा हुआ तो एक बार ही अगर आपने उस रास्ते को चूज़ कर लिया तो अब आपको उसी रास्ते पे चलना पड़ेगा। अब उस रास्ते पे 2 रास्ते पड़ेंगे, फिर 2 रास्ते में से एक रास्ता चूज़ करोगे, फिर वो रास्ता चूज़ करोगे, फिर 2 रास्ते मिलेंगे। आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे 2 रास्ते मिलने वाले हैं। सो इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल कि आप बैक होके फिर वो दोबारा वो रास्ता चूज़ कर पाओ। इट्स जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। सो राइटर को पता है कि मैंने बोल तो दिया कि मैं पहला वाला रास्ता आके चूज़ करूँगा, लेकिन पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि अब मैंने दूसरा रास्ता चूज़ कर लिया है। आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साय। साय मतलब क्या होता है बेटा? जैसे आपने होता है कि आहें भरते हो, जैसे ये वाली फीलिंग होती है ना, तो जैसे कि कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस कर लिया होता है आपने, या बहुत सारी चीज़ों को फील कर लिया होता है आपने। तो राइटर भी ये कहता है कि इन फ्यूचर अगर मुझसे कोई पूछेगा इन रास्तों के बारे में, समवेयर एजेस एंड एजेस हेंस, मतलब कि कई सालों एंड सालों दर साल बाद अगर कोई मुझसे पूछेगा इन रास्तों के बारे में, सो मैं थोड़ी आहें भरूंगा, क्योंकि कितना मुश्किल था ना राइटर के लिए 2 रास्तों में से एक रास्ते चूज करना। सो उस वक्त को याद करके थोड़ी सी आहें भरेगा। वो भी तो क्या दिन थे। 2 roads diverged in a wood। अब यहाँ पर आपने ध्यान दिया होगा, सो पहला वाला जो लाइन है वो येलो वुड को बता रहा था। और मैंने क्या कहा कि येलो वुड क्यों बताया? क्योंकि बहुत सारे लोग उस रास्ते पे चल चुके हैं। अब यहाँ पे येलो को हटा दिया क्योंकि राइटर भी उन लोगों में शुमार हो गया जो उस रास्ते पे चल चुके हैं। मतलब कि राइटर भी मैच्योर हो चुका है, 50+ एज हो चुकी है, अब वो एक्सपीरियंस्ड है। और वो क्या बताते हैं कि अगर मुझसे कोई पूछेगा कि कौन सा रास्ता चूज़ किया आपने, सो मैं कहूँगा कि मैंने वो रास्ता चूज़ किया, one less traveled by, and that has made all the difference। मैंने वो रास्ता चूज़ किया था जो रास्ता मुझे लगा कि उस पर बहुत कम लोग चले हैं। अक्सर क्या होता है बेटा कि हम देखते हैं कि सभी लोग जो काम कर रहे हैं उसी के पीछे पीछे हम भी लग जाते हैं, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि सेफ साइड है। अगर सब बीटेक कर रहे हैं तो हम भी बीटेक करना शुरू कर देंगे, अगर सब इधर जा रहे हैं इस रास्ते तो हम भी चले जाएंगे। लेकिन हिस्ट्री वो क्रिएट करते हैं जो कुछ अलग करते हैं।
एंड अलग करने के लिए गट्स चाहिए होता है, हिम्मत चाहिए होती है, एंड वो बहुत कम लोग के अंदर होती है, जैसे कि रॉबर्ट फ्रस्ट के अंदर थी। सो रॉबर्ट फ्रस्ट ने वो रास्ता नहीं चुना जिस पे बहुत सारे लोग चले थे, बल्कि वो रास्ता चुना जिस पे बहुत कम लोग चले थे। उनको ऐसा लगता है कि यही मेरे लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन था, एंड सक्सेसफुल भी हुए, जैसा कि आप देखते हो कितने महान पोएट बने। तो सिमिलरली अगर आपके पास दो रास्ते आते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि जिस पे ज़्यादा लोग चले हैं वही सही रास्ता हो, क्या पता जिस पे कम लोग चले हैं वो अच्छा रास्ता हो, लेकिन रास्ते आएंगे ज़रूर, एंड वो भी हमेशा दो, एंड उसमें से सिर्फ एक सेलेक्ट करना होगा। आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये पोएम समझ में आया होगा। सो लेट्स डिस्कस अबाउट लिटरेरी डिवाइसेस, कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज़ हुए हैं। बहुत सारे यूज़ हुए हैं, बहुत ही लेकिन लिमिटेड बताऊंगी। सबसे पहले राइम स्कीम देखते हैं बेटा। राइम स्कीम कौन कौन सी राइम स्कीम है? वुड, ए, बोथ, बी, स्टूड। वुड एंड स्टूड मैच कर रहा है, सो ए, वुड, स्टूड एंड कुड मैच कर रहा है, ए, एंड ग्रोथ एंड बोथ मैच कर रहा है, बी। सो ए बी ए बी। ठीक है, नेक्स्ट पैरा पे चलते हैं। फेयर ए, क्लेम बी, वेयर ए, देयर ए, सेम एंड क्लेम बी। सो सभी में आप अगर सारा चेक करते हो बेटा, तो सभी में राइम स्कीम कौन सी यूज हुई है? ए बी ए बी। सो जब भी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन विच वॉज रिटन बाय रॉबर्ट फ्रस्ट, तो आप लिखोगे द राइम स्कीम ऑफ द पोएम इज ए बी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया आप लोगों को? चलो अब बताती हूँ कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। ठीक है, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, आई नो कि मैंने कहा है कि मैं पोएटिक डिवाइसेस के लिए अलग से आपको बताऊंगी कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस होते हैं, ताकि आप इम्प्लीमेंट कर सको अपनी पोएम पे। डेफिनेटली वो वीडियो डालूंगी बेटा, बस टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज थोड़ा टाइट शेड्यूल है मेरा। इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फॉर मी टू टेक टाइम फ्रॉम दीज टाइट शेड्यूल, बट कोशिश करूँगी अपनी इस टाइट शेड्यूल्स में से जितने भी हैं उसमें से थोड़ा सा टाइम निकाल के पोएटिक डिवाइसेस का अपना लेक्चर देने के लिए। लेकिन थोड़ा बहुत देख लेते हैं कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हैं। जैसे कि एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है बेटा? ए सॉरी ओके, ए एन ए पी एच ओ आर ए लिख लीजिएगा, एनाफोरा, पॉज करके। जब भी कोई लाइन किसी वर्ड से शुरू होती है, मान लो कि एंड दूसरी लाइन भी उसी वर्ड से शुरू होती है, एंड, और अगर यहाँ पे तो 3 बारी एंड हो गया है, अगर सिर्फ 2 बारी भी होता तो यहाँ पर यूज होता एनाफोरा। एक से ज़्यादा अगर दूसरी लाइन में अगर वही वर्ड से वो सेंटेंस शुरू हो रहा है, सो वहाँ पर होता है एनाफोरा। ओके, दूसरा है बेटा आप लोगों का, ओके जस्ट लेट मी टेल यू, ओके, टू रोज डाइवर्स येलो वोट, हाँ ओके, येलो, ओके। सिंबल, ठीक है, सिंबल क्या होता है बेटा? कोई वर्ड है जिसकी मीनिंग आपको पता है, बट उसके पोएट ने उस वर्ड को यूज किया है डबल मीनिंग के लिए, कोई दूसरी मीनिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए। जैसे कि येलो, आपको पता है कि यहाँ पे येलोनेस जो है वो पीलापन है, जो पतझड़ को सिंबलाइज कर रहा है, मतलब कि ऑटम को सिंबलाइज कर रहा है, जो कि उस टाइम पे उस फॉरेस्ट का जो सीजन था वो ऑटम सीजन था। बट दूसरी मीनिंग जो पोइट बताना चाहता है वो क्या बताना चाहता है कि देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल जो मैच्योरिटी गेन कर चुके हैं, जो आपके फादर एंड मदर के एज के हैं, एंड जिन्होंने वो दोनों रास्ते क्रॉस कर लिए हैं एंड वो एक्सपीरियंस हो चुके हैं। सो यहाँ पे सिंबल का यूज हुआ है। ओके or sorry I could not travel both, be one traveler long I stood and looked down one upon
और तो मुझे कोई दिख नहीं रहा है वैसे कोई पोएटिक डिवाइस रियली अबाउट द सेम. And both the morning equally lay in leaves no step had trodden. Okay. Both that morning. यहाँ पे रोड को अक्सर बेटा पर्सोनिफाई किया गया है. ठीक है, पर्सोनिफाई PER पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है बेटा? जब भी कोई नॉन लिविंग थिंग को या एनिमल को आप ह्यूमन एट्रीब्यूट देते हो या इमोशंस देते हो या फीलिंग्स देते हो, सो वहाँ पर पोएट ने उस चीज़ को पर्सोनिफाई किया है. जैसे कि रोड को अक्सर ऐसे ट्रीट किया जा रहा है जैसे कि ह्यूमन बीइंग है. ले जो है लेटना, ठीक है, यहाँ पर ले. बोथ यहाँ पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? रोड. ठीक है. सो उस दिन जिस दिन सुबह की बात हो रही है, दोनों ही रोड आराम से पड़े हुए थे. एंड पड़े रहना, लेटे रहना, ये किसी क्वालिटी होती है? ह्यूमन की क्वालिटी होती है. सो यहाँ पे रोड को पोएट ने पर्सोनिफाई किया है. ठीक है. और तो मुझे कुछ नहीं. हाँ, इंजैबमेंट का यूज हुआ है बेटा. इंजैबमेंट. ओके. EN इंजैबमेंट. इंजैबमेंट मतलब क्या होता है बेटा? बता दूं मैं आप लोगों को. कोई लाइन, जिस लाइन को ख़त्म करने के बाद कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ ना हुआ हो, ठीक है, और वो लाइन दूसरी लाइन को कंटिन्यू जाती हो, वहाँ पर होता है इंजैबमेंट का यूज़. जैसे कि एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड. पहले एग्जाम्पल बताती हूँ कि अगर हम वुड को देखते हैं तो यहाँ पर कॉमा लगा हुआ है. कॉमा है दैट मीन्स की पॉज है, तो यहाँ पे इंजैबमेंट यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि कॉमा लग गया है एंड लाइन को ब्रेक करके दूसरी लाइन लिखी गई है. लेकिन जब हम देखते हैं दूसरी एंड तीसरी लाइन में एंड चौथी लाइन में भी, सो यहाँ पर हम इंजैबमेंट पाते हैं क्योंकि यहाँ पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क जो है वो नहीं है. ठीक है, किसी भी तरह का पंक्चुएशन मार्क नहीं है. तो जहाँ पे सेंटेंस जो है वो स्टॉप ना हो और दूसरी लाइन को कंटिन्यू हो, वहाँ पर कहते हैं इंजैबमेंट का यूज़ किया है पोएट ने. अभी इतना ही है. ठीक है तो बहुत सारे बच्चा, लेकिन लिमिटेड नॉलेज रखो, बहुत ज़्यादा हौश पौश नहीं होना चाहिए. ठीक है, एकदम लिमिटेड, इतना काफ़ी है जानना. दैट्स इट फॉर टुडे. एंड एज ऑलवेज, जैसे कि मैं वीडियो एंड करने से पहले आपको बोलती हूँ कि हर पोएम में या हर स्टोरी में आप कुछ ना कुछ नया सीखते हो. सो ऑलवेज रिमेंबर बच्चा कि वेन एवर यू फेस सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, a similar kind of situation, both roads and two roads in your life, always select the one जो आपका मन करे. इट्स नॉट कि सोसाइटी जो कहे, समाज जो कहे कि यार ये तो सेफ साइड है, इसी पे चलना चाहिए क्योंकि इसी पे तो सब चलते हैं. नहीं, ऑलवेज सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर पाथ जहाँ पे आपको लगे कि ये आपके लिए बना हुआ है. टाइम लगेगा थोड़ा सेलेक्ट करने में, लेकिन बेहतर वाला रोड सेलेक्ट करना. ओके. एंड नेवर लूज होप, क्योंकि जो भी रास्ते होंगे आप अच्छा कर ही लोगे उस रास्ते में. सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, take all the precautions, okay, because in this pandemic it's very important to just take care of yourself and also your family members, and most important, try to be more human every day. Bye bye.